दोस्तों हाल ही में मैंने रेडी और नॉट 2 हियर आई कम नामक अमेरिकन कॉमेडी हॉरर फिल्म देखा है और इस फिल्म को मैट बेनिटेली ऑल्पिन और टाइलर गिलेट डायरेक्ट करे हैं। ये फिल्म 2019 में आई रेडी और नॉट फिल्म की डायरेक्ट सीक्वल है। यानी दोस्तों इस फिल्म की कहानी ठीक वहीं से शुरू होगी जहां 2019 वाली रेडी और नॉट फिल्म की कहानी खत्म हुई थी। ऐसे में अगर आप इस फिल्म की कहानी को समझना चाहते हैं तो आपको मेरी 2019 वाली रेडी और नॉट फिल्म का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट दोनों में मिल जाएगा। खैर आज की वीडियो में हम रेडी और नॉट 2 फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पिछली फिल्म के अंत में ग्रेस समहाउ हंट को सरवाइव कर गई थी और उसकी सर्वाइवल का मतलब ये था कि अब पूरी ली डुमास फैमिली खत्म हो जाएगी। हम लिटरली ली डुमास फैमिली के बचे हुए मेंबर्स को फटते हुए देख पाते हैं, जिसके बाद ग्रेस चोटिल हालत में घर के बाहर आके बैठ जाती है। अब तक पुलिस इस जगह पे आ चुकी थी जो कि ग्रेस से क्वेश्चनिंग करने लग गई थी और ग्रेस यहाँ बस इन लॉज बोल के बेहोश हो जाती है। अब दोस्तों ग्रेस की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पल्स रुक जाती है और एक मोमेंट के लिए ऐसा लगता है कि वो नहीं बच पाई, लेकिन मेडिक टीम उसे सीपीआर, शॉक या डिफिब्रिलेटर वगैरह की मदद से समहाउ रिवाइव करती है और इसके बाद ग्रेस को अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में ग्रेस थोड़ा रिकवर करती है एंड फाइनली वो अपने होश में आती है। ग्रेस के होश में आते एक इंस्पेक्टर उससे बात करने आते हैं जो कि बताते हैं कि ग्रेस मोस्टली लंबे समय के लिए जेल जाने वाली है। क्यों? क्योंकि ली डुमास फैमिली पूरी तरह से खत्म हो गई है और मौकाए वारदात पे सिर्फ ग्रेस थी। देन ग्रेस जो वेडिंग ड्रेस पहनी थी वो खून से लथपथ थी और उस पे कई डुमास फैमिली मेंबर्स के खून लगे थे, जिनमें से कुछ के बॉडी रिमेन्स घर में मिले भी हैं। मोरओवर ग्रेस के पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था कि आखिर उस घर में डुमास फैमिली के साथ क्या हुआ। सब बस इतना जानते हैं कि ग्रेस ही रिसेंटली डुमास फैमिली में एलेक्स डुमास से शादी की थी और एलेक्स का भी कोई अता पता नहीं है। अब इसी बातचीत के बीच ग्रेस की छोटी बहन फेथ उससे मिलने आती है क्योंकि ग्रेस की इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में फेथ का ही नंबर मेंशन था। हम समझ पाते हैं कि फेथ और ग्रेस कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिली थी। इनफैक्ट ये दोनों टॉकिंग टर्म्स पे भी नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेस अपनी करियर के लिए फेथ को छोड़ के चली गई थी और तब से फेथ ग्रेस से खुद को डिस्टेंट कर ली। इनफैक्ट फेथ भी कुछ साल से न्यूयॉर्क में ही थी, स्टिल वो ग्रेस से कभी मिली तक नहीं। इनकी पर्सनल रिलेशनशिप पे आगे हम और भी बातें करते रहेंगे। फॉर नाउ फेथ बताती है कि वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रही है। लाइक वो सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर है और उसका बॉयफ्रेंड डेरेक है जो कि ना सिर्फ हॉट है बल्कि फाइनेंस सेक्टर में काम भी करता है। फेथ को ये भी पता था कि ग्रेस डुमास फैमिली में शादी कर ली थी जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली थी, बट फेथ ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर शादी के बाद ग्रेस ऐसी हालत में कैसे पहुंच गई। ग्रेस कहती है कि अगर वो सच बता भी दी ना फेथ को तो भी फेथ उसकी बात मानेगी नहीं। फेथ स्टिल पूछती है और ग्रेस पिछली मूवी वाली इंसिडेंट्स शॉर्ट में बताती है। ऑफ कोर्स इसमें सेटन, सैक्रिफाइस, लोगों का अपने आप फट जाना, ऐसी अजीब बातें थी एंड एज एक्सपेक्टेड फेथ इन बातों का थोड़ा भी यकीन नहीं करती। दूसरी तरफ हम एक बूढ़े इंसान को देखते हैं जिसका नाम चेस्टर डैनफोर्थ है और वो टीवी पे न्यूज देख रहा होता है। चेस्टर के हाथ में हम एक बहुत ही पुरानी और यूनिक तरह की रिंग देख पाते हैं और दोस्तों आप इस रिंग को याद रखिएगा। अब न्यूज के अंदर वॉर की रिपोर्ट्स आ रही थी और चेस्टर एकदम से एक फोन पे किसी को कहता है कि सीज फायर करवाओ। उसके ऐसा कहते ही कुछ ही सेकंड्स में न्यूज आने लगती है कि सीज फायर हो चुका है एंड वॉर रुक गई है। इस सीन से क्लियरली पता चलता है कि चेस्टर डैनफोर्थ शायद इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान था और उसके एक इशारे पे ये दुनिया नाचती है। तभी एक आदमी चेस्टर के सामने आता है सेइंग कि उसके पास कुछ न्यूज है। इस आदमी को हम लॉयर कहेंगे और लॉयर की बातें सुनने के बाद चेस्टर थोड़ा सीरियस होता है। वो अपने एक आदमी को बुला के कहता है कि सबको इन्फॉर्म करो एंड देन वो एक फोन पे मैसेज भेजता है सेइंग कि ब्राइड बच गई है, ली डुमास फैमिली खत्म हो चुकी है, द बॉल इज इन प्ले नाउ। चेस्टर डैनफोर्थ का ये मैसेज 4 और फैमिलीज के लोगों को मिलता है जो कि थे द वॉन फैमिली फ्रॉम शंघाई चाइना, राजन फैमिली फ्रॉम लंदन, एल काइडो फैमिली फ्रॉम मद्रिड स्पेन एंड विल्किंसन्स फैमिली फ्रॉम यूएसए न्यू जर्सी। इसके बाद चेस्टर के ट्विन बच्चे उससे मिलने आते हैं जिनके नाम थे टाइटस डैनफोर्थ और उर्सुला डैनफोर्थ। चेस्टर डैनफोर्थ इन्हें बताते हैं कि डुमास फैमिली ब्राइड को नहीं मार सके और अब पावर के लिए नया गेम होगा। ये सुन के टाइटस काफी परेशान होता है क्योंकि वो पावर डैनफोर्थ फैमिली से बाहर नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन चेस्टर उसे थप्पड़ मारते हैं सेइंग कि जो रूल्स है उसे हम चाह के भी नहीं तोड़ सकते। चेस्टर अपनी उंगली से वो अजीब अंगूठी निकालते हैं सेइंग कि इस गेम को जीत के तुम दोनों वापस से हाई सीट को जीत लेना। फिर एकदम से चेस्टर अपने बिस्तर पे लेट जाते हैं और अपने बच्चे को इशारा करते हैं।
उनका इशारा मिलते टाइटस और उर्सुला अपने पिता चेस्टर के मुंह पे तकिया रख के उन्हें निपटा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सीन से क्लियर था कि चेस्टर खुद अपने बच्चों को ऐसा करने को बोले थे। एंड इन केस आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ क्या हो रहा है तो वेल वीडियो में बने रहिए, एज आपको कुछ ही मिनट्स में सब कुछ क्लियरली समझ आ जाएगा। दूसरी तरफ अस्पताल में ग्रेस ठीक ठाक रिकवर कर चुकी थी और पुलिस वाले अब उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे। लेकिन तभी अस्पताल के कॉरिडोर में विल्किंसंस फैमिली से बिल विल्किंसन आता है और वो नशे की हालत में चाकू फेंक फेंक के पुलिस को निपटा देता है। बिल यहाँ ग्रेस को खत्म करने आया था ताकि उसे हाई सीट मिल सके, ऑल्दो ऐसा करना रूल्स के खिलाफ था। ग्रेस अपनी बहन फेथ के साथ भागती है लेकिन एक पॉइंट पे बिल उसे घेर लेता है। अब जैसे ही बिल ग्रेस को खत्म करने के लिए बढ़ता है वो एकदम से फट जाता है क्योंकि वो रूल्स के अगेंस्ट गया था। ये सीन देख के अब फेथ को भी यकीन हो गया था कि जो कुछ भी उसकी बहन उसे बताई है वो सब शायद वाकई में सच है। नाउ ग्रेस खत्म हुए पुलिस ऑफिसर की बॉडी से की निकाल के अपनी हथकड़ी खोलती है। देन पिछली फिल्म वाली खून से लथपथ ब्राइट ड्रेस और रनिंग शू पहनती है। ग्रेस और फेथ आगे बढ़ती हैं कि तभी वहाँ कुछ मास्क पहने लोग आते हैं। मोस्टली ये लॉयर था और वो सेडेटिव स्मोक फैला के इन दोनों को बेहोश करके बंदी बना लेते हैं। ये मास्क वाला बंदा या लॉयर कहता है कि बिल विल्किंसन गेम में पार्टिसिपेट करने के बजाय खुद ही ग्रेस को मारने निकल गया, जो कि ऑफ कोर्स रूल्स के खिलाफ है और इसी कारण से वो फट गया, साथ ही उसकी पूरी ब्लड लाइन भी फट गई होगी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर डैनफोर्थ फैमिली के एक आलीशान होटल या एक कंट्री क्लब जैसा था उस पे आती है और यहाँ पे कई गेस्ट्स होते हैं। देन हॉल में किसी की शादी वगैरह हो रही थी, लेकिन तभी उर्सुला और टाइटस आते हैं जो कि एकदम रूडली पूरे कंट्री क्लब को खाली करवाना शुरू करते हैं। कंट्री क्लब को खाली इसलिए करवाया जा रहा था क्योंकि यहाँ के गोल्फ कोर्स में वो गेम होने वाला है जिसके बारे में आपको जल्द ही पता चलेगा। यहाँ हम किप डैनफोर्थ से भी मिलते हैं जो कि उर्सुला और टाइटस का कजन है और वो बस गेम देखेगा। तो इसके बाद उर्सुला और टाइटस बाकी फैमिलीज के आने का इंतजार करने लगते हैं और सबसे पहले मैड्रिड से एल काशियो फैमिली आती है जिसमें मेन बंदा इग्नाशियो था और उसका बेटा फेलिपे भी उसके साथ था। इग्नाशियो कहता है कि उसकी बहन फ्रांचेस्का भी थोड़ी देर बाद यहाँ आने वाली है। इसके बाद शंघाई से वॉन फैमिली आती है जिसमें मेन पर्सन थी वॉन चेंग जिंग और उसके साथ उनका बेटा वॉन चेंग फू भी आया था जो कि हमेशा वीडियो गेम्स खेलता रहता था। फिर अगली फैमिली आती है विच वाज राजन फैमिली और इसमें मेन बंदा था विराज राजन। विराज के साथ उसका भाई मधु राजन और मधु की वाइफ मार्टिना भी थी। इन फैमिलीज के बाद ग्रेस और फेथ को भी यहाँ बंदी बना के लाया जाता है और इनके सामने ये सभी लोग आते हैं। सब लोग सेटल होते हैं। फाइनली इनके सामने लॉयर आता है जो कि इस गेम और इसके रूल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। खैर लॉयर बताता है कि लेबेल ऑर्गेनाइजेशन को 6 फैमिली की काउंसिल चलाती है और हर फैमिली का एक हेड अपॉइंट हुआ होता है। ये फैमिलीज थी द डैनफोर्थ्स, द वॉन्स, द राजन्स, द एल काशियोस, द विल्किंसंस एंड द लीडोमास। सिंस ग्रेस पिछली पार्ट में हाइड एंड सीक गेम जीत गई तो इससे लीडोमास फैमिली पूरी तरह से वाइप आउट हो गई। देन विल्किंसंस फैमिली भी वाइप आउट हो चुकी है क्योंकि बिल इस गेम को खेलने के बजाय डायरेक्टली ग्रेस पे अटैक करके रूल तोड़ा। इन शॉर्ट अब सिर्फ 4 फैमिलीज बची हैं। ना क्योंकि ग्रेस समहाउ हाइड एंड सीक गेम को सर्वाइव कर दी तो वो लिबेल ऑर्गेनाइजेशन के बाई लॉज का एक इंटरेस्टिंग क्लॉज ट्रिगर कर दी है। यहाँ दोस्तों हम लिबेल ऑर्गेनाइजेशन के लॉज की एक मोटी किताब देखते हैं। लॉयर समझाता है कि भले काउंसिल में 6 फैमिलीज हैं लेकिन इनमें से एक फैमिली के हेड को हाई सीट मिली होती है, यानी वही फैमिली का हेड सबसे ज्यादा पावरफुल होगा और उनके एक इशारे पे दुनिया चलेगी। और इसका एग्जांपल हम मूवी के स्टार्ट में देख भी चुके हैं। क्योंकि हाई सीट कंट्रोल्स द काउंसिल और काउंसिल कंट्रोल करती है वर्ल्ड को, तो समझ लो हाई सीट वाला बंदा ही सबसे पावरफुल होगा। अब तक ये हेड डैनफोर्थ फैमिली का चेस्टर था और उसकी रिंग उसके इसी हाई सीट वाले पावर को डिनोट करती थी। लेकिन सिंस ग्रेस हाइड एंड सीक गेम सर्वाइव करके एक फैमिली ही खत्म कर दी तो अब द रिंग इज बैक इन प्ले। यानी कि दोस्तों अब एक गेम होगा और इस गेम को जिस फैमिली का हेड जीतेगा वही हाई सीट पे बैठ के पूरी दुनिया पे राज करेगा। अब दोस्तों आप पूछ सकते हैं कि अगर इन 4 बची काउंसिल फैमिलीज के हेड के बीच गेम हो रहा है तो इसमें ग्रेस का क्या रोल है? वेल क्योंकि ग्रेस के कारण ही ये क्लॉज ट्रिगर हुआ है तो ग्रेस भी इस गेम में पार्टिसिपेट करने वाली है। बेसिकली ये वही पिछली मूवी वाला गेम होगा काइंड ऑफ, जहां डॉन तक सभी फैमिलीज के हेड ग्रेस को खत्म करने की कोशिश करेंगे और जो इसमें कामयाब होगा वही हाई सीट का हकदार होगा। वहीं अगर ग्रेस डॉन तक सरवाइव कर जाती है तो हाई सीट ग्रेस का भी हो सकता है। ये सारे रूल समझने के बाद सभी हेल सेटन करते हैं और अब तक ग्रेस और फेथ की हालत खराब हो चुकी थी। ग्रेस क्लियरली कहती है कि वो ये गंदा खेल वापस नहीं खेलने वाली, लेकिन ग्रेस को तुरंत गेम खेलने के लिए ओके कहना पड़ता है क्योंकि ये लोग फेथ को खत्म करने की धमकी देते हैं। लॉयर कहता है कि ये गेम एग्जैक्टली 2:31 PM पे स्टार्ट होगी और डॉन पे जाके खत्म होगी। इस पॉइंट पे यहाँ एल काशियो फैमिली की फ्रांचेस्का भी एंट्री लेती है और वो ग्रेस
ग्रेस को भला बुरा कहना शुरू करती है। क्यों? क्योंकि फ्रांसेस्का ली डुमास फैमिली के एलेक्स की फियोंसे होने वाली थी, बट देन ग्रेस बीच में आके एलेक्स को पटा ली, उससे शादी कर ली। तो हाँ, फ्रांसेस्का के हिसाब से ग्रेस उससे उसका एलेक्स छीन ली थी और फ्रांसेस्का इसका बदला जरूर लेगी। तो इस सब के बाद ग्रेस और फेथ को इंजेक्शन देके बेहोश किया जाता है और बाकी लोग गेम की तैयारी शुरू करते हैं। लॉयर कुछ रूल्स बताता है, लाइक काउंसिल मेंबर्स सिर्फ वही वेपन्स यूज कर सकते हैं जो कि उस टाइम भी मौजूद था जब उनके एंसेस्टर लेबेल के साथ डील या बार्गेन किए थे। देन काउंसिल मेंबर्स एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकते इवन बाय एक्सीडेंट। अगर किसी फैमिली का बंदा दूसरे फैमिली के किसी इंसान को खत्म करेगा तो मारने वाली फैमिली के सारे लोग फट जाएंगे। यहाँ बार बार फ्रेज यूज किया जा रहा था कि मिस्टर लेबेल विल बी एंग्री, और दोस्तों एंगर का पनिशमेंट यही था कि ऑफेंडिंग फैमिली फट के खत्म हो जाएगी। देन इस गेम में एक टाइम पे हर फैमिली का सिर्फ हेड ही पार्टिसिपेट करेगा, और इनकेस गेम खेलते वक्त उस फैमिली हेड की मौत हो जाती है तो उस फैमिली का अगला पर्सन गेम को ज्वाइन करेगा, मोस्टली जो कि एज में उस वक्त सबसे बड़ा हो। इस रूल को सुनने के बाद हम समझ पाते हैं कि क्यों उर्सुला और टाइटस अपने पिता चेस्टर को समाप्त किए थे, वो भी चेस्टर की सहमति से, क्योंकि दोस्तों चेस्टर हेड थे और उन्हें ही ये गेम खेलना पड़ता। लेकिन वो जितने बूढ़े थे और जैसी उनकी हेल्थ थी उस कंडीशन में वो गेम नहीं खेल पाते और जीतने का तो सवाल भी नहीं बनता। इसीलिए उनको खत्म किया गया ताकि नेक्स्ट हेड उर्सुला और टाइटस होंगे और वो गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ हर फैमिली से एक हेड सामने आया था, लेकिन डैनफोर्थ फैमिली से 2 लोग थे क्योंकि उर्सुला और टाइटस ट्विंस हैं। देन ये गेम उनके होम ग्राउंड पे हो रहा था तो इसका एडवांटेज भी डैनफोर्थ को रहेगा टू बिकम डिफेंडिंग चैंपियंस। इसके बाद लॉयर एक अजीब तरह की पेन निकालता है और हर फैमिली के हेड इस पेन की नीब अपनी उंगली में चुभोकर खून निकालते हैं। देन खून को एज इंक यूज करके बायलॉज बुक पे साइन करते हैं। तो गेम का टाइम करीब आता है जहां ग्रेस और फेथ को एक ही हथकड़ी से बांध के गोल्फ कोर्स के होल नंबर 9 पे छोड़ा जाता है एंड स्टार्टिंग पॉइंट पे चारों फैमिलीज के हेड खड़े थे टू चेज देम इन द गोल्फ कार्ट्स। तो गेम शुरू होते ही हम एक अजीब सी आई सिंबल वाली मैकेनिकल सिस्टम को एक्टिवेट होते देखते हैं और सभी प्लेयर्स अपनी अपनी गोल्फ कार्ट में बैठते हैं। ये आई सिंबल ऑफ कोर्स ऑल सीइंग आई को डिनोट कर रहा होगा, जिसको अक्सर डेविल या डीमन से एसोसिएट किया जाता है। एनीवेज कमिंग बैक टू गेम, हम देखते हैं कि डैनफोर्थ ट्विंस बाकी के गोल्फ कार्ट्स में की ही नहीं लगाए थे, जिससे बाकियों को दौड़ के ही बढ़ना पड़ता है। वही डैनफोर्थ ट्विंस आराम से गोल्फ कार्ट में बैठ के होल नंबर 9 की तरफ जाते हैं। इस समय वान चेंग जिंग बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करती, रादर वो एक ड्रोन निकालती है और ड्रोन उड़ाते हुए होल 9 के पास ग्रेस और फेथ को लोकेट करती है। देन वान चेन जिंग ड्रोन के थ्रू बोलना शुरू करती है कि उसके लॉयर्स बाय लॉज को अच्छे से पढ़े हैं और उन्होंने एक लूप होल ढूंढ लिया है। इस लूप होल की मदद से खूनी खेल को इंस्टेंटली खत्म किया जा सकता है और वो ग्रेस पे हमला करना भी नहीं चाहती। लेकिन दोस्तों इससे पहले वान चेंग जिंग कुछ और बोलती, डैनफोर्थ यहाँ पहुंच जाते और वो ड्रोन को शूट करके गिरा देते हैं। ग्रेस और फेथ पास के वुड्स में भागती और दोनों को रियलाइज होता है कि ये पूरा एरिया ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा है, यानी कि यहाँ से बाहर निकल पाना तो इम्पॉसिबल है। तभी वुड्स में उर्सुला इनके करीब आने लगती है और वो अपनी बातों में इन्हें फंसाने लगती है। इसी मौके का फायदा उठा के टाइटस इनके पीछे आके एक्स जैसे हथियार से वार करता है, लेकिन वो थोड़ा आवाज कर देता है जिससे ग्रेस और फेथ हमले को डॉज कर पाती हैं। इनके बीच हाथापाई हो जाती है जहां दोनों बहन टाइटस को गिरा के यहाँ से निकल जाती हैं। टाइटस के इस नाकाम कोशिश के कारण उर्सुला उस पर भड़कती है। इनफैक्ट वो टाइटस को बच्चे की तरह ट्रीट करती है और उसे थप्पड़ भी लगा देती है। ये टाइटस को पसंद नहीं आता और हम व्यूअर्स ये भी समझ पाते हैं कि टाइटस और उर्सुला के बीच एक अलग इशू चल रही है। आई मीन अगर ये लोग जीतते हैं तो हाई सीट पे इन दोनों में से कौन बैठेगा। ये दोनों काइंड ऑफ अग्री करते हैं कि जो भी ग्रेस को खत्म करेगा वही हाई सीट का हकदार होगा। अब यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि फैमिली के हेड्स तो गेम खेल रहे हैं, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर्स इस गेम को क्लब के व्यूइंग रूम के अंदर से एंजॉय कर रहे थे। आई मीन वो दूरबीन से देख सकते हैं कि गोल्फ कोर्स में क्या हो रहा है, या फिर पूरे कंपाउंड में हर जगह कैमरास तो लगे ही हैं जिसमें वो सारा खेल देख सकते हैं। ऑल्दो ये लोग गेम खेल रहे लोगों की किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकते बाय टेलिंग देम द लोकेशन ऑफ ग्रेस एंड फेथ। खैर आगे ग्रेस और फेथ गोल्फ कोर्स के बीचों बीच होती हैं जब दूर से इग्नाशियो इन पे एक बड़े गन से गोली दागना शुरू करता है। इग्नाशियो गन चलाने की प्रैक्टिस नहीं करता था, जिस कारण उसका निशाना लग नहीं रहा था और ऐसे में ग्रेस एंड फेथ भाग के एक शेड में छुपती हैं। यहाँ ये दोनों आसपास के सामान का इस्तेमाल करके धुआं कर देती हैं ताकि इग्नाशियो इन पे दूर से गोली ना चला सके। तभी धुएं के अंदर विराज राजन आता है जो कि हाथ में बड़ा चाकू लेके इन पे हमला करता है। इग्नाशियो भी अंधाधुंध गोली चला रहा था और एक गोली सिलेंडर पे लगती है जिससे ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में विराज चोटिल होता है, साथ ही ग्रेस के बाजू में भी ग्लासेस चुभ जाते हैं। इग्नाशियो तो एक सेकंड के लिए डर ही जाता है कि कहीं विराज निपट तो नहीं गया,
क्योंकि रूल के मुताबिक अगर काउंसिल के लोग एक्सीडेंटली भी दूसरे काउंसिल मेंबर को खत्म किए तो उनका पूरा ब्लड लाइन ही फट के समाप्त हो जाएगा। बट लकी फॉर हिम विराज बस चोटिल हुआ था। नाउ ग्रेस और फेथ भाग के एक बिल्डिंग में घुसते हैं और इसके अंदर डाइनिंग हॉल जैसी जगह थी। यहाँ फेथ ग्रेस के बाजू से ग्लासेस निकाल के जैसे तैसे उसकी पट्टी करती है। तभी विराज यहाँ एंट्री लेता है और दोनों बहनें भाग के लॉन्ड्री वाले सेक्शन में चली जाती हैं। वहाँ एक मेटल कटर से पहले बहनें हथकड़ी काटती हैं जिससे दोनों फाइनली अलग हो पाती हैं। लेकिन दोस्तों कटर की आवाज सुन के विराज यहाँ आके इन पे हमला कर देता है। तीनों के बीच खूब हाथापाई होती है जहाँ अंत में विराज दोनों बहनों पे भारी पड़ता है। लेकिन इससे पहले वो ग्रेस को निपटा पाता, फेथ उस पे पीछे से हमला करके उसे बड़े वॉशिंग मशीन में धक्का देती है। ग्रेस भी फेथ की मदद करती है जिससे विराज वॉशिंग मशीन के अंदर गिर जाता है। ग्रेस तुरंत मशीन को बाहर से बंद करके ऑन कर देती है और वो सेटिंग में स्टेरिलाइज चूज करती है, मतलब इससे मशीन के अंदर काफी गर्म पानी आएगी। विराज इस गर्म पानी में घूम घूम के जल के समाप्त हो जाता है एंड फाइनली ग्रेस मशीन बंद करके खत्म हुए विराज को निकालती है। वो उसका फोन ले लेती है ताकि वो इस टूटे फूटे फोन से भी समहाउ 911 पे कॉल कर सके। दूसरी तरफ लॉयर व्यूइंग रूम के अंदर अनाउंस करता है कि क्योंकि विराज खत्म हो चुका है तो अब राजन फैमिली का हेड मधु हुआ और उसे गेम में कूदना होगा। मधु जो कि अब तक डिंगे हाँक रहा था कि मैं होता तो मैं इन्हें कब का निपटा देता, वो अचानक से इतना डर जाता है कि वो गेम में जाने से मना करने लगता है। लेकिन गेम को फॉरफीट करना मतलब लाबेल को गुस्सा दिलाना, जिसका अंजाम होता है पूरी ब्लड लाइन का फट जाना। इसलिए मधु दिमाग लगाता है जहां वो अपनी बीवी मार्टिना को हेड ऑफ द फैमिली घोषित कर देता है बाय साइनिंग ऑन द बायलॉज। इससे मार्टिना बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि अब उसे इस गेम का हिस्सा बनना होगा। नाउ सिंस मार्टिना के पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं तो वो मधु को गाली देते हुए गेम में एंटर करती है। कमिंग टू ग्रेस एंड फेथ, ये दोनों 911 पे कॉल करती हैं, लेकिन दोस्तों ये कॉल जाती है उर्सुला के पास। जी हाँ दोस्तों, उर्सुला ऑलरेडी यहाँ के सारे आउटगोइंग कॉल्स अपने फोन पे ट्रांसफर कर दी थी। इनफैक्ट पूरी फोन नेटवर्क की कंपनी ही डैनफोर्थ फैमिली की थी, तो ये लोग किसी भी कॉल्स को कहीं से भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं, कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब उर्सुला ऐसे एक्ट करती है मानो वो 911 से ही कोई ऑफिसर है जो कि ग्रेस और फेथ की मदद करना चाहती है। देन वो दोनों बहनों को मेन गेट के पास बुलाती है ताकि वहाँ उर्सुला ग्रेस को निपटा सके। बस फिर क्या था, ग्रेस और फेथ मेन गेट की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन तभी इनके सामने वॉन चिंग जिंग तलवार लिए आती है। वॉन चिंग जिंग इन पे हमला नहीं करती, रादर वो फिर से किसी तरह के लूप होल की बात करती है जिसकी मदद से ये खूनी खेल खत्म किया जा सकता है। वो बताती है कि अगर ग्रेस काउंसिल फैमिली के किसी भी मेंबर से शादी कर लेती है तो ग्रेस का जो भी पति होगा उसे ऑटोमेटिकली हाई सीट मिल जाएगी। इससे ये खूनी खेल खत्म होगा और ग्रेस की जान भी बच जाएगी। ना वॉन चिन जिंग चाहती थी कि ग्रेस उसके निकम्मे बेटे से शादी कर ले ताकि हाई सीट की पावर इनकी फैमिली में आ जाए। वॉन चिन जिंग कहती है कि ग्रेस को बस शादी करनी है, बाकी उसे उनके बेटे वॉन चिंग फू के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी लाइफ जी सकती है, उसके पास अथाह पैसा होगा। लेकिन दोस्तों ग्रेस ये शादी करने से इनकार करती है। वहीं फेथ वाज लाइक कि बहन शादी कर ले, दोनों की जान बच जाएगी। इसी कमोशन के बीच इग्नाशियो यहाँ आ जाता है जो कि ग्रेस पे हमला करने बढ़ता है। यहाँ हाथापाई शुरू हो जाती है और एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ गलती से वॉन चिन जिंग का कटाना सीधा इग्नाशियो के गर्दन में घुस जाता है। इससे इग्नाशियो निपट जाता है और क्योंकि वॉन चिन जिंग दूसरे फैमिली के मेंबर को निपटा दी, इसलिए ऑफ कोर्स वो फट जाती है। साथ ही व्यूइंग रूम में उनका बेटा भी फट जाता है। यानी कि दोस्तों वॉन फैमिली भी बाय बाय हो चुकी है ना। इग्नाशियो के खत्म होने के बाद एल काइडो फैमिली, मतलब एल काशियो फैमिली जो भी आप कहो, उसमें इग्नाशियो की जगह फ्रांचेस्का लेने वाली थी जो कि ग्रेस को बहुत हेट करती थी। अब यहाँ ग्रेस और फेथ में भी कहासुनी हो रही थी बिकॉज ऑफ देयर पास्ट बैड रिलेशनशिप, और इनकी बातों से हम व्यूअर्स काफी चीजें समझ पाते हैं। लाइक पास्ट में दोनों बहनें एक साथ फॉस्टर होम में रहती थी और जब ग्रेस 18 साल की हुई तो उसे एक बढ़िया स्कॉलरशिप मिली। इसी स्कॉलरशिप को चेज करते हुए ग्रेस घर छोड़ के चली गई थी और तब फेथ 14-15 साल की रही होगी। फेथ चाहती थी कि ग्रेस ना जाए, या फिर अगर जा भी रही है तो ग्रेस उसे अपने साथ लेके जाए। लेकिन दोस्तों ग्रेस कहीं ना कहीं फेथ को छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि फेथ अपने फॉस्टर पेरेंट्स के साथ बड़ी हो जाए, और यही बात फेथ को पसंद नहीं आई थी। हालांकि कुछ समय बाद ग्रेस वापस फेथ से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन फेथ अब ग्रेस से दूर हो चुकी थी। फेथ भी 18 साल के बाद घर छोड़ दी थी और तब से दोनों कभी नहीं मिली अंटिल द डे जब ये सब कांड हो रहा है। तो यस, ये है इन दोनों की रिलेशनशिप जहां दोनों बस एक दूसरे को ब्लेम करती रहती हैं। वैसे फेथ यहाँ रिवील करती है कि वो अपने बारे में ग्रेस से झूठ बोली थी। आई मीन फेथ का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और वो सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर तो बिल्कुल नहीं है, रादर वो एक होटल में काम करती है एज होस्टेस। ग्रेस कहती है कि वो भी वेट्रेस थी और दोनों जोक करती हैं कि कैसे दोनों की लाइफ कुछ खास अच्छी रही नहीं है। ग्रेस एक अमीर बंदे से शादी कर भी ली तो वो शैतान का पुजारी निकला। आई मीन वी ऑल नो कि पहली फिल्म में क्या हुआ था। एनीवेज ग्रेस वापस 911 पे कॉल करती है और इस बार टाइटस इनसे ऑफिसर बन के बात करता है। वो इन्हें घर के मेन गेट के पास बुलाता है, लेकिन जैसे ही टाइटस और उर्सुला वहां जाते हैं, ग्रेस एंड फेथ पहले से तैयार थे और इन पे हमला बोल देते हैं। ग्रेस बताती है कि वो पहले ही उर्सुला की आवाज पहचान गई थी और वो इन्हें रिवर्स ट्रैप में फंसा ली है। टाइटस ग्रेस और फेथ को भड़काने लगता
लगता है सेइंग कि तुम दोनों की रिलेशनशिप कैसी है। वो फेथ से कहता है कि ग्रेस तुम्हें वापस पहले की तरह छोड़ के चली जाएगी। तब यहाँ एक कार के आने की आवाज आती है और इससे ग्रेस और फेथ डिस्ट्रैक्ट होती हैं। उनके डिस्ट्रैक्ट होते ही टाइटस और उर्सुला इनके हथियार छीन लेते हैं और दोस्तों कार में कोई और नहीं बल्कि मधु की वाइफ मार्टिना थी। एक मोमेंट के लिए लगता है कि मार्टिना अपनी कार से ग्रेस को टक्कर मार के समाप्त कर देगी, लेकिन एन मोमेंट पे वो अपनी स्टीयरिंग मोड़ के गेट को टक्कर मार के तोड़ देती है और यहाँ से भाग निकलती है। इसके बाद ग्रेस और उर्सुला की हाथापाई होती है जिसमें उर्सुला ग्रेस के कंधे में एक नुकीली औजार आर पार कर देती है। वहीं फेथ किसी तरह टाइटस पे हमला करती है। देन एक मोमेंट ऐसा आता है जहां ग्रेस खत्म होने वाली थी एज उर्सुला एक दूसरे नुकीली औजार से उसके गर्दन तक आ गई थी। ग्रेस फेथ को उसकी बिना परवाह किए भागने कहती है, लेकिन दोस्तों फेथ भागती नहीं, रादर वो उर्सुला पे हमला करके ग्रेस को बचा लेती है। इसके बाद दोनों बहनें यहाँ से भाग जाती हैं। इनके भागने के बाद उर्सुला चिंता जताने लगती है कि टाइटस को चोट लग गई है, लेकिन टाइटस उर्सुला पे ही भड़क जाता है सेइंग कि मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो। दूसरी तरफ मार्टिना के भाग जाने के बाद मधु कहता है कि वो अब गेम में उतरेगा, लेकिन लॉयर बताता है कि मार्टिना अब हेड ऑफ द फैमिली है एंड शी ओन्स एवरी एसेट नाउ ऑफ द फैमिली। साथ ही मार्टिना खत्म नहीं हुई है तो गेम में अभी मधु उतर नहीं सकता। ऐसे भी मधु नाउ ओन्स नथिंग। ध्यान रहे मार्टिना गेम छोड़ी नहीं है, अबैंडन करने पे तो ऑफ कोर्स फैमिली फट ही जाती। वो अब भी हंट की पार्ट है, बस वो हंट ना करने का फैसला ली है और इसलिए राजन फैमिली गेम के अंदर है और उनकी फैमिली लाइन फटेगी भी नहीं। नाउ वी टॉक अबाउट ग्रेस एंड फेथ। ये दोनों वेडिंग हॉल में जाती हैं जहां पहले तो ग्रेस अपने कंधे से वो नुकीला औजार निकालती है, देन दोनों बहनें फिर अपनी पास्ट को लेकर लड़ना शुरू करती है और इसका परिणाम ये होता है कि फेथ ग्रेस को छोड़ के बाहर चली जाती है। इस पॉइंट पे फ्रांचेस्का इस कमरे में एंट्री लेती है और उसके हाथ में बजूका था। फ्रांचेस्का इसे ग्रेस पे चलाती है, लेकिन दोस्तों फ्रांचेस्का वो सो डम्ब कि वो बजूका उल्टा पकड़ी थी, यानी फायरिंग पीछे हो जाती है। इसी वजह से ग्रेस बच जाती है और देन उसके और फ्रांचेस्का के बीच जोरदार हाथापाई होती है। दोनों एक दूसरे को पेपर स्प्रे मारती हैं जिसके कारण दोनों को कुछ दिख ही नहीं रहा था, मतलब दोनों हवा में हाथ पैर चलाए जा रही थी। एक पॉइंट पे ग्रेस समहाउ फ्रांचेस्का को ओवरपावर करती है और उस पे पियानो वगैरह से हमला करके यहाँ से निकलती है। वहीं बाहर फेथ के सामने टाइटस आता है और वो फेथ को बहुत पीटता है। फेथ को इतना मारने का कोई पॉइंट ही नहीं था, लेकिन टाइटस फेथ को बुरी तरह इसलिए पीट रहा था क्योंकि वो टाइटस पे हाथ उठाई थी। दिस सीन प्रूव्स कि टाइटस मेंटली एकदम साइको जैसा है और वो कुछ भी कर सकता है। एक पॉइंट पे तो टाइटस फेथ को निपटा ही देता, लेकिन उर्सुला आके उसे रोकती है सेइंग कि हम फेथ का इस्तेमाल कर सकते हैं टू ब्लैकमेल ग्रेस। वैसे दोस्तों जब उर्सुला टाइटस पे थोड़ा चिल्लाती है तो टाइटस उसे थप्पड़ मार देता है। खैर तो इसके बाद एज प्लान टाइटस ग्रेस को स्पीकर्स पे बोलता है कि उसके कब्जे में फेथ है जिसे वो खत्म कर देगा अगर ग्रेस सरेंडर नहीं करी तो। ग्रेस अपनी बहन फेथ को बचाने बढ़ती है, लेकिन रास्ते में वो अम्यूनिशन रूम से शॉटगन और ढेर सारे बुलेट्स उठा लेती है। So yes, ग्रेस आगे बढ़ती है और सबसे पहले उसके सामने चोटिल फ्रांचेस्का आती है फॉर राउंड 2, लेकिन ग्रेस एक ही पल में उसे शूट करके निपटा देती है। देन ग्रेस फेथ को ढूंढते हुए कंट्री क्लब के उस एरिया में घुसती है जहां पे व्यूइंग रूम वगैरह था। ग्रेस मधु, किप और बाकियों पे गन तान देती है और वो बस फेथ का लोकेशन पूछ रही थी। इसी बीच हम व्यूज देखते हैं कि सिंस फ्रांचेस्का खत्म हो गई है तो एल काइडो फैमिली का अगला मेंबर छोटा फेलिपे था और वो अपना नाम साइन करके गेम में एंट्री ले लिया था। वो एक डायरेक्शन में भागता है और कुछ ही क्षणों बाद 2 गन्स लेके आता है। जी हाँ दोस्तों, ये छोटा बच्चा फेलिपे बेझिझक ग्रेस पे गोलियां बरसाने लगता है और ग्रेस किसी तरह भाग के छिपती है। वो फाइनली एक रूम में खुद को लॉक करती है, लेकिन दोस्तों रूम के ग्लास के दूसरी तरफ टाइटस था जिसके कब्जे में फेथ थी। टाइटस ग्रेस को बाहर निकलने के लिए 3 सेकंड देता है जिसके बाद वो फेथ को निपटा देगा। इस मोमेंट पे ग्रेस चिल्ला के टाइटस के सामने एक ऑफर रखती है। ग्रेस कहती है कि वो टाइटस से शादी कर लेगी और इससे ये खूनी खेल बंद हो जाएगा। इनफैक्ट ग्रेस से शादी करने के बाद हाई सीट डायरेक्टली टाइटस को ही मिल जाएगा। उसे हाई सीट के लिए अपनी बहन से भी झगड़ना नहीं होगा। ये ऑफर सुनकर टाइटस वाज इंट्रिग्ड और लॉयर भी कंफर्म करता है कि ऐसा वाकई में होगा। बस फिर क्या था, टाइटस ऑफर एक्सेप्ट करता है और बदले में ग्रेस उसे लेबेल के नाम पे प्रॉमिस करवाती है कि टाइटस ग्रेस या उसकी बहन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। टाइटस प्रॉमिस करता है और इस पॉइंट पे खूनी खेल खत्म होता है क्योंकि दोस्तों अब होगी शादी। तो हाँ, शादी की प्रिपरेशंस चालू हो जाती है और यहाँ ग्रेस अपने वुंड्स क्लीन अप करके ड्रेस वगैरह पहनती है। फेथ अब भी ग्रेस को ये शादी करने से मना कर रही थी, लेकिन ग्रेस के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। एक पॉइंट पे उर्सुला ग्रेस से मिलने आती है और वो उस पे हमला वगैरह करने के लिए सॉरी कहती है। फिर उर्सुला बताती है कि बचपन से वो अपने भाई के अंदर थोड़ी सी भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करी थी, लेकिन वो नाकामयाब रही क्योंकि टाइटस के अंदर कोई अच्छाई है ही नहीं। वो बहुत ही घटिया साइको टाइप का इंसान है। बेसिकली उर्सुला का कहना था कि अगर टाइटस को हाई सीट मिल जाती है तो वो पूरी दुनिया में तबाही ले आएगा क्योंकि पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में होगी। इन शॉर्ट, उर्सुला वाज काइंड ऑफ कन्विंसिंग ग्रेस
ग्रेस कि कैसे भी टाइटस को हाई सीट नहीं मिलनी चाहिए वरना कांड हो जाएगा। तभी वहां टाइटस आता है जो कि उर्सुला की ये सारी बातें सुन लिया था। टाइटस कहता है कि बाई लॉज के मुताबिक हम दूसरी फैमिली के काउंसिल मेंबर्स को नहीं खत्म कर सकते, लेकिन अपनी फैमिली के लोग को तो निपटा ही सकते हैं। ये कह के टाइटस अपनी ही ट्विन सिस्टर उर्सुला का गला दबा के उसे निपटा देता है। खैर तो इसके बाद शादी करने का वक्त आता है और यहाँ काउंसिल के बचे मेंबर्स आते हैं। देन लॉयर, फेथ और कई और शैतान के पुजारी आते हैं। ये शादी एक अंडरग्राउंड ऑल्टर में होने वाली थी। लॉयर यहाँ हेल सेटन कहते हुए लूसीफर, बेलियर और लेवियाथन का नाम लेता है और यहाँ हम वही आई वाली मैकेनिकल इक्विपमेंट चलते हुए देखते हैं जो कि ऑफ कोर्स सेटन को ही डिनोट करती है। इस जगह के बीचों बीच एक सर्कुलर मेटल प्लेट था जो कि ओपन होता है और इसके अंदर एक पिट था जहाँ कई इंसानों के रिमेन्स थे। हेल के डिस्क्रिप्शन में कई बार बोला जाता है कि इस तरह के ही पिट के अंदर इंसानों को फेंका जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं उसका ही डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ ये लोग एक बकरी को भी लेके आए थे, बकरी यानी कि गोट, और उसकी शायद बलि दी जाएगी आफ्टर द मैरिज रिचुअल। तो शादी शुरू होती है जहाँ लॉयर टाइटस और ग्रेस के हैंड्स को उसी पेन से काटता है, देन इनके खून से बाइलॉज वाली किताब में इनकी सिग्नेचर लेता है। फिर वो शादी अनाउंस करता है जहाँ ग्रूम में किस द ब्राइड। टाइटस और ग्रेस किस करते हैं, यानी कि इनकी शादी संपन्न हुई, लेकिन अचानक से ग्रेस टाइटस के गर्दन पे उसी पेन से हमला कर देती है। फिर ग्रेस टाइटस के गर्दन पे बार बार उस पेन से प्रहार करती है, सेइंग कि तुम ही बोले थे ना कि अपनी फैमिली मेंबर्स को खत्म किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ग्रेस टाइटस से शादी कर ली, ये दोनों फैमिली हो गए जिससे हाई सीट टाइटस को मिला। देन ग्रेस टाइटस को ही पेन से निपटा दी और खुद हाई सीट ले ली। देन वो टाइटस की लाश को उसी पिट में गिराती है। इसके बाद ग्रेस वो अंगूठी पहनती है और वहां मौजूद सभी लोग उसके कहने पे नील करते हैं, इंक्लूडिंग दैट गोट। इनफैक्ट गोट जो था वो सबसे पहले नील किया। इस पॉइंट पे आता है एक और बड़ा ट्विस्ट, एंड द ट्विस्ट वाज कि ग्रेस खुद को रिनाउंस करती है, यानी कि वो हाई सीट की पोजीशन को छोड़ रही है। ऐसे में हाई सीट फिर से खाली हो चुका था एंड लॉयर कहता है कि डॉन खत्म होने तक जो भी इस रिंग को पहना रहेगा वही हाई सीट पे बैठेगा। डॉन खत्म होने में कुछ 3 मिनट ही बचे थे और दोस्तों अब हाई सीट सिर्फ इन फैमिलीज के लिए ही नहीं ओपन थी, रादर किसी भी इंसान के लिए ओपन था। ऐसा इसलिए क्योंकि बाइलॉज में इस बात को लेकर कोई रूल ही नहीं थी कि अगर कोई हाई सीट अपनी मर्जी से छोड़ता है तो आगे क्या होगा। इस रूल के नहीं होने का रीजन ये था कि लबेल यानी कि जो सेटन है वो कभी सोचा ही नहीं होगा कि कोई भी अपनी मर्जी से इतने पावरफुल पोजीशन को छोड़ेगा। लेकिन दोस्तों ग्रेस ऐसा कर दी जो कि आज तक कभी नहीं हुआ था। इस पॉइंट पे ग्रेस अंगूठी पिट में फेंकती और यहाँ मौजूद सभी लोग अंगूठी पाने के लिए पिट में कूदते हैं एंड ऑफ कोर्स वो सब आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे को खत्म करने लगते हैं। अगर डॉन तक कोई विनर नहीं निकला तो लेबेल विल बी वेरी एंग्री। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर एक अंगूठी के लिए इतने सारे लोग लड़ेंगे, वो भी इस छोटी सी खूनी पिट में, वो भी सिर्फ 3 मिनट के लिए, तो ये अंगूठी किसी के हाथ तो नहीं ही लगेगा। होता भी ऐसा ही है जहां डॉन का वक्त होता है लेकिन कोई भी उस अंगूठी को जीत नहीं पाता। इसके परिणाम अनुसार लेबेल वाज एंग्री और सभी फटना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सभी फट पड़े थे एक्सेप्ट लॉयर, ग्रेस, फेथ एंड इवन मधु। मधु को लगता है कि वो बच गया एंड ही वाज वेरी हैप्पी, लेकिन अगले ही क्षण वो भी फट जाता है। हम ग्रेस और उसकी बहन फेथ के साथ उस बकरी को देखते हैं एंड देन लॉयर बाइलॉज लिए आगे आता है और इन्हें देखकर स्माइल करता है। फिर वहां वॉल्स पे एक आग बढ़ती है जिसमें हम लेबेल को देखते हैं और लेबेल ग्रेस को देख के नॉड करता है एज इफ वो उसे अप्रिशिएट कर रहा हो। इसके बाद दोनों सिस्टर्स बकरी लिए बाहर जाती हैं जहां ग्रेस प्रॉमिस करती है कि वो अब कभी भी फेथ को छोड़ के नहीं जाएगी। दोनों गोट को लिए इस क्लब के मेन गेट से निकल जाती है और यहीं पे फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों ये थी रेडी और नॉट 2 हियर आई कम फिल्म की कहानी और अब हम इस फिल्म से जुड़ी थियरीज पे बातें करेंगे। तो इस फिल्म के इवेंट्स रेडी और नॉट 1 से शुरू होती हैं जहां ग्रेस फिर से एक जानलेवा गेम का हिस्सा बन जाती है, लेकिन इस बार गेम अलग क्लॉज की वजह से शुरू होती है। दरअसल जब फर्स्ट फिल्म के अंदर ग्रेस ने ली डोमास फैमिली को निपटा दिया तो वो एक एक्सेप्शनल केस था, क्योंकि यूजुअली जब भी हाइड एंड सीक गेम खेला जाता था, जो कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में, करीब 30 साल के अंतराल पे आता है, तो नई नवेली दुल्हन ही हंट हो जाया करती थी या दुल्हा जो भी हो वो हंट होता था। बट सिंस ग्रेस बच गई तो नए क्लॉज के हिसाब से काउंसिल के सभी फैमिलीज को वापस से हंटिंग गेम खेलना पड़ता है ताकि डिसीजन आ सके कि हाई सीट पे अब कौन बैठेगा। फिर इस नए हंटिंग गेम में क्या हुआ ये तो आप सबको पता ही है। अब फिल्म में कई चीजों को लेकर सटल डिटेल्स दी गई हैं। लाइक लॉयर एक टाइम पे बोलता है कि गेम एग्जैक्टली 2:31 PM पे ही शुरू हुई थी क्योंकि इसी टाइम पे लेबेल कुछ तो किया था, मतलब ये टाइम लेबेल के लिए खास था। कैसे? वेल ये तो फिल्म में बताया नहीं गया क्योंकि उस टाइम पे लॉयर को इंटरप्ट कर दिया गया था, बट वी कैन अज्यूम कि लेबेल के डील्स मोस्टली इसी टाइम पे हुए होंगे विद ह्यूमंस। वैसे बिब्लिकल टेक्स्ट में जोएल 2:31 एक बहुत ही फेमस वर्स है जो एंड ऑफ द वर्ल्ड यानी अपोकलिप्स को डिस्क्राइब करता है। इसमें लिखा है कि सूरज अंधेरे में बदल जाएगा और चांद खून जैसा लाल हो जाएगा, और ये सब लॉर्ड के महान और भयानक दिन के आने से पहले। रेडियो नॉट की पूरी थीम काइंड ऑफ डे ऑफ जजमेंट के ऊपर ही है जहां फैमिलीज को सुबह होने से पहले सैक्रिफाइस करना होता है। 2:31 PM पर गेम शुरू होना शायद ये दिखाता है कि ग्रेट डे ऑफ लेबेल शुरू हो चुका है और अब किसी का बचना मुमकिन नहीं है।
वैसे अगर आप लिबेल शब्द पे ध्यान दें तो ये क्लियरली बेलियल का एनाग्राम है। एनाग्राम बोले तो अगर लिबेल के अल्फाबेट्स को अरेंज किया जाए तो बेलियल बनता है, और बेलियल एक प्राचीन डीमन का नाम है। लिबेल प्रैक्टिकली एक शैतानी एंटिटी, और पहले फिल्म के अंदर हम जाने थे कि विक्टर ली डोमास ने उससे कुछ डील किया था और उसके बदले में वो धन दौलत और शक्ति पाया। सेकंड फिल्म के एंडिंग में क्लियरली 4 नाम लिए जाते हैं, विच वे सेटन, लूसीफर, बेलियल एंड लेवियाथन। कई रिलीजियस टेक्स्ट्स में इन चारों को अक्सर क्राउन प्रिंसेस ऑफ हेल कहा जाता है, और ये अलग अलग तरह की बुराई और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेटन का मतलब है एडवर्सरी या दुश्मन, जो इंसानों को सही रास्ते से भटकाने वाला अल्टीमेट एक्यूजर ऑफ फायर का सिंबल माना जाता है। लूसीफर, जिसे मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, वो सबसे ब्राइट एंजल था जो अपने घमंड की वजह से स्वर्ग से नीचे गिर गया और एयर एलिमेंट से वो जुड़ा होता है। बेलियल का मतलब होता है वर्थलेस या लॉलेस, और ये करप्शन एंड बुराई की जड़ है, तो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और जिसका कोई मालिक नहीं होता। वहीं लेवियथन एक भयानक सी मॉन्स्टर या ड्रैगन है जो केओस और एनवी का सिंबल है, और वो वाटर एलिमेंट पे राज करता है। तो ये चारों डिफरेंट एलिमेंट्स पे आते हैं, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चारों मिलकर डार्क लॉर्ड का एक बड़ा हिस्सा बनते हैं, जो शैतानी ताकत के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। अब एक सटल डिटेल ये थी कि जब ग्रेस हाई सीट को अपनाकर सबको नील करने कहती है तो वहां सबसे पहले वो बकरी नील करती है। गोट को अक्सर सेटेनिज्म वगैरह में एज सिंबल यूज किया जाता है, और यहाँ भी गोट का होना वही सिग्निफाई करता है। इनफैक्ट लास्ट में जब हम लिबेल को देख पाते हैं ना, आग आता है, तो वो आग भी कहीं ना कहीं गोट की मूर्तियां थी उसमें से निकली थी। कई लोग ये भी मान रहे हैं कि शायद उस गोट के अंदर किसी इविल एंटिटी का वास हो सकता है, एज वो गोट एंड तक ग्रेस के साथ ही रहती है। नाउ वी टॉक अबाउट लॉयर, वो क्लियरली मिस्टर लिबेल का खास है। कई लोग मानते हैं कि शायद वही लिबेल है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से लॉयर बस उसका बिडिंग करता है और ह्यूमंस को उसके डील्स वगैरह में फंसाता है। मूवी के एंड में खुद मिस्टर लिबेल वाज इम्प्रेस्ड विद ग्रेस, क्योंकि ग्रेस सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 खूनी खेल को जीत चुकी है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो सेकंड फिल्म के एंड में ग्रेस अपने दम पे पूरे काउंसिल फैमिलीज को ही खत्म कर दी। ये फैमिलीज ना जाने कितने सालों से वर्ल्ड को सीक्रेटली रूल कर रही होगी, और इन्हें एक मामूली सी लड़की अकेले खत्म ही कर दी। पूरी उनकी ब्लड लाइन ही समाप्त हो गई। ध्यान रहे दोस्तों, हाई सीट वाले इंसान के पास इतनी पावर होती है कि उसके एक फोन कॉल से दुनिया में चल रहा कोई भी वॉर रुक सकता है, और इसी पर्टिकुलर वजह से ग्रेस की जो विन है वो काफी स्पेशल है, और इससे कई लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद थर्ड मूवी में लिबेल ग्रेस को अपनी बीवी बनाने अर्थ पे आए। आई नो ये काफी फार फेच्ड थियरी लगती है, बट इट्स पॉसिबल। रही बात गेम के रूल्स की, तो उस पे मैं वीडियो में ऑलरेडी अच्छे से बातें कर चुका हूँ। स्टिल कुछ लोगों को एक डाउट रहता है कि फिल्म के एंड में जब सारे लोग फट पड़े तो उस टाइम ग्रेस कैसे बच गई। वेल, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एंड में लोग फट क्यों गए। देखो, जब ग्रेस हाई सीट को रेनाउंस करी तो ये एक बहुत ही सरप्राइज मूव था। मिस्टर लिबेल तक एंटिसिपेट नहीं किए थे कि कोई इतने पावरफुल पोजीशन को छोड़ सकता है, और इसीलिए बायलॉज में इसको लेके कोई रूल था ही नहीं। लेकिन एक बात क्लियर थी कि डॉन से पहले किसी को तो हाई सीट पे बैठना होगा, मतलब उस रिंग को धारण करना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो काउंसिल फैमिलीज फट जाएंगी, या फिर जो भी उस रिंग को पाने के लिए भर रहा है वो सभी लोग फट जाएंगे। किसी को तो रिंग पहनना है। इसलिए जब डॉन तक हाई सीट पे कोई नहीं आया, यानी कोई रिंग पहन नहीं पाया, तो हाई काउंसिल के सारे फैमिली मेंबर्स, साथ ही साथ जो लोग भी इस रिंग को पाना चाहते थे, वो सभी एक साथ फट पड़े। यहाँ ग्रेस इसलिए बच गई क्योंकि वो इस पोजीशन को रिनाउंस करके ऑलरेडी काउंसिल फैमिली को त्याग चुकी थी, साथ ही वो रिंग को भी कहीं ना कहीं त्यागी थी। इसके अलावा वो सेटन को पूजती भी नहीं है। वहीं मधु फट गया क्योंकि भले वो फैमिली की अथॉरिटी अपनी बीवी को दिया था, लेकिन वो अब भी फैमिली का हिस्सा तो था ही। और यही रीजन है दोस्तों कि मिस्टर लिबेल वाज इम्प्रेस्ड बाय ग्रेस, क्योंकि इतनी पावर और मनी को छोड़ना आसान नहीं है। लिबेल का स्माइल और नॉड ये कंफर्म करता है कि ये अब तक का सबसे बेस्ट राउंड था जो उसने सदियों में देखा होगा। वैसे आप मुझे कमेंट में बता दो कि उस पोजीशन में क्या आप हाई सीट का त्याग कर पाते। ना, पहली मूवी में एक वैन हॉर्न फैमिली का जिक्र हुआ था जो वाइप आउट हो गई थी। फैंस का मानना है कि शायद उनका भी कोई सर्वाइवर हो जो फ्यूचर मूवीज में सामने आए। ये सजेस्ट करता है कि हाई काउंसिल के अलावा भी और फैमिलीज हो सकती हैं जो लिबेल के कॉन्ट्रैक्ट से बंधी हुई हैं। मोreover, एज ए फैन मुझे एक ऐसी मूवी चाहिए जो कि 19th सेंचुरी में सेट हो, जहां हम देखें कि विक्टर ली डोमास ने पहली बार लिबेल से डील कैसे की थी। विक्टर एक सी मर्चेंट था और उसने एक सी बॉक्स यानी पजल बॉक्स होती है ना, उसको कैसे सॉल्व किया था, देन उसकी एम्पायर कैसे बढ़ी। तो ये सब दिखाना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसमें लिबेल का पास्ट और उसका इंसानों के साथ पहला कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लोर किया जाएगा, साथ ही लिबेल का असली मोटिव क्या है वो भी शायद हमें पता चले, एंड वहीं पे टाइम 231 का भी राज खुलेगा। अगेन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप मेरी रेडियो नॉट की पहले मूवी वाली एक्सप्लेनेशन भी जरूर देख ले, एज वहां भी आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। अब जाने से पहले एक फाइनल बात, यहाँ मैंने जो फैमिलीज के नाम ली है उनमें एक एल काइडो फैमिली थी, राइट? तो उनको मैं कई बार एल काशियो फैमिली भी बोला हूँ क्योंकि सबटाइटल्स में कई बार डिफरेंट नेम्स आते थे। तो हाँ, अगर मैं एल काशियो या एल काइडो जो भी बोला हूँ, बात उसी फैमिली की हो रही है जिसमें फ्रांचेस्का थी,
देन छोटा फेलिपे था अंत में, याद है ना, और स्टार्ट में एक बंदा जो कि गन से गोली नहीं चला पा रहा था। एंड इन केस यू आर वंडरिंग कि मार्टिना का क्या हुआ, तो वेल क्योंकि मार्टिना कहीं ना कहीं एक काउंसिल फैमिली से ही थी, तो वो भी मोस्ट प्रोबेबली फट ही गई होगी। वैसे कई लोग ये मानते हैं कि क्योंकि वो रिंग के लिए लड़ाई नहीं की थी तो शायद वो बच भी गई हो, बट आई पर्सनली बिलीव कि वो नहीं बची होगी, वो फट गई होगी। हाँ, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास एडिशनल थियरीज हैं तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। साथ ही कोई सवाल है तो अगेन कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।